न्यूज पर आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। केरल में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच केंद्र की 6 सदस्यीय टीम का दौरा, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को भी देगी जरूरी सुझाव। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, अपनी गलतियों को सुधारे राज्य सरकार। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश में अब तक 45.5 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। सीडीएससीओ विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 टीकों को वैक्सीन और कोविशील्ड की मिश्रित खुराकों पर अध्ययन के लिए मंजूरी की सिफारिश दी। मॉनसून सत्र के 9वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही फिर से बाधित। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष के अमर्यादित व्यवहार पर दी कार्रवाई की चेतावनी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आई तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। लाहौल स्पीति जिले की पट्टन घाटी में 2 दिन से फंसे 175 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम तेज। हथिनीकुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़ने के कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के भाषण के लिए आम लोगों से मांगे सुझाव। mygov.in पर भेजे जा सकते हैं सुझाव। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। सिडनी में लगाया गया कड़ा लॉकडाउन। लोगों को घरों से ना निकलने देने के लिए सेना की तैनाती की गई। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह की पक्की। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी चीनी ताइपे की नियन चिनचैन को 4-1 से हराकर देश के लिए एक और पदक किया पक्का। वहीं तीरंदाज दीपिका कुमारी का ओलंपिक में सफर समाप्त। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार 6 सदस्यों वाली विशेषज्ञों की टीम केरल भेज रही है। एनसीडीसी के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम आज केरल पहुंच रही है। केंद्रीय टीम राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोविड नियंत्रण से जुड़े सुझाव देगी। टीम कई जिलों का दौरा भी करेगी। केंद्रीय टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर काम करेगी और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेगी, साथ ही जरूरी सुझाव भी देगी। केरल में एक्टिव केस लोड 1,54,000 है, जो देश के कुल एक्टिव केस लोड के 37% है। केरल में पिछले 7 दिनों में 1.41% की दर से केस बढ़ रहे हैं। हर दिन औसतन 17,443 केस केरल में सामने आ रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 12.93% पॉजिटिविटी रेट दर्ज की जा रही है। केरल के 6 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल में कोरोना के बढ़ते कहर के बारे में कहा कि राज्य सरकार को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। Lockdown are all done on political considerations. That is why when Eid approached, they gave a complete relaxation, and we see the largest number of cases reported yesterday was from Malappuram district, 3,600 cases on a single day from one district. So Kerala government should realize their fault, their folly, and their mistakes, correct it instead of sticking on to their false prejudice and false ego.
वहीं देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,230 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 42,360 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.38% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,05,155 है। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना से देश भर में 555 लोग और वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 555 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी है। 44,230 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 42,360 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.38% हो गई है। देश भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,05,155 है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 555 लोगों की मौत हुई है। देश ने कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 45 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोविड टीके की खुराक दी जा चुकी है। कल देश में 51,83,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 18,16,277 नमूनों की जांच हुई। वहीं कल तक कुल 46,50,723 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने कोविड-19 टीकों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिश्रित खुराकों पर अध्ययन के लिए मंजूरी की सिफारिश की है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की विनिमयशीलता अध्ययन प्रोटोकॉल के आवेदन को सीएमसी वेल्लोर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। सीएमसी वेल्लोर में मिश्रित खुराकों का ट्रायल किया जाएगा। इससे पहले भारत के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2 से 17 साल के बच्चों पर कोवैक्स टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने की मंगलवार को सिफारिश की। परीक्षण में 10 जगहों पर 920 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 12, 17 और 2 से 11 आयु वर्ग के प्रत्येक वर्ग में 460 बच्चों को शामिल किया जाएगा। और देश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतेंद्र, केरल में जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं और राज्य सरकार का जो रुख है, केंद्र सरकार को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा, टीम भेजनी पड़ रही है और जरूरी है कि अब राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी समझे। निश्चित तौर पे देखिए, केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अगर पूरे देश में जितने मामले आ रहे हैं उसके कम से कम 50% मामला केरल से दर्ज किया जा रहा है। अगर टोटल एक्टिव केस की हम बात करें देश की, तो उसमें 37% एक्टिव केस सिर्फ केरल से है। 14 डिस्ट्रिक्ट है केरल में, जिसके 6 डिस्ट्रिक्ट में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। और यही वजह है कि केंद्रीय टीम आज जा रही है। एनसीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम आज पहुंचेगी केरल में और उन जिलों की दौरा करेगी जहां पर ये पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, मामले ज्यादा है, और ये देखने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पे मामले कम नहीं हो रहे हैं। जो 5 सूत्री रणनीति है, जो केंद्र सरकार ने बार बार राज्यों को कहा है कि आप टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की गति को तेज करते हुए स्थानीय स्तर पे ही सख्त कंटेनमेंट जोन लगा करके मामले को कम करने की कोशिश किया जाए। क्या इस 5 सूत्री रणनीति का पालन इन जिलों में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तमाम चीज देखेंगी विशेषज्ञ की टीम जो केंद्रीय टीम है, और साथ ही राज्य सरकार को जो जरूरी सुझाव होगा, जिला प्रशासन को जो जरूरी सुझाव होगा वो देंगी। देखने वाली बात है कि पिछले दिनों देखा गया था कि जो केरल के मार्केट में लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते नजर नहीं आ रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों में ये एक कॉन्फिडेंस हो गया कि वैक्सीन लग गया है तो हम बिना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर किए ही बाहर घूम सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरी लहर में देख रहे हैं कि जो पूरे परिवार को भी संक्रमण कर रहा है, तो ऐसे में लोगों को भी समझना होगा कि अगर वो मास्क लगाएंगे, दूरी का पालन करेंगे और भीड़ भाड़ में जाने से बचेंगे, तभी ये संक्रमण रुकेगा। इसलिए दौरा बहुत अहम है। कुछ दिन पहले भी केंद्रीय टीम गई थी केरल में, दूसरी बार पिछले 15 दिन में दूसरी बार ये टीम जा रही है। देखना होगा कि
राज्य सरकार को एक्सपर्ट टीम क्या एडवाइस करती है और सेंटर को क्या रिपोर्ट देती है। जी नितेंद्र, कब तक इस टीम के वहां पहुंचने की संभावना है? और अहम सवाल ये है कि जब केरल में लगातार पिछले कई महीनों से जो सकारात्मकता की दर है वो बढ़ी हुई थी और केंद्र सरकार चेता रही थी, प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग की थी, लेकिन बावजूद इसके एक खास त्योहार पर जब अनुमति दी गई बाजार खोलने की, जिस पर अदालत ने, शीर्ष अदालत ने भी कड़ा रुख अपनाया था, राज्य सरकार कहीं ना कहीं समझ नहीं रही है अपनी जिम्मेदारी और वहां पर स्थानीय तौर पर जितना सख्ती की जानी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, केंद्रीय टीम आज पहुंच जाएगी और साथ ही साथ जो पिछले दिनों जिस तरह के त्योहारों में छूट देने की कोशिश हुई, भीड़ भाड़ देखने को मिली, उसका भी इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भी दिखेगा। अभी तो दिख ही रहा है, आगे भी दिखेगा। और समझना ये जरूरी है कि दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 20,000 22,000 एवरेज केस वहां पे दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में जरूरी है कि स्थानीय स्तर पे इसको कम किया जाए, इसीलिए केंद्रीय टीम वहां जा रही है, दूसरी बार जा रही है 15 दिन के अंदर में, कि देखेगी कि जो 5 सूत्री रणनीति है उसका किस तरीके से वहां से पालन हो रहा है। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर कोरोना वायरस का संक्रमण रहा तो दूसरे राज्यों में फैलने का खतरा रहता है और जो रणनीति अपनाई जा रही है राष्ट्रीय स्तर पे, वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। तो यही वजह है कि केंद्रीय टीम देखेगी। राज्य सरकार को भी जो बड़े अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के और स्वास्थ्य अधिकारी जितने हैं, उनके साथ भी बैठक करके सुझाव अपनी देगी और उनकी जो समस्या है या क्या फीडबैक है उसको भी वो केंद्र को भेजेंगे। तो एक देखना इम्पोर्टेंट है कि कैसे केरल अपने जो पिछले जो पहली लहर में जिस तरीके से काम किया था, जिसकी तारीफ भी हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में कहीं ना कहीं वो पिछड़ता नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या रुख केरल का रहता है और किस तरह से लोगों का बिहेव रहता है, ये भी देखने वाली बात है। जी नितेंद्र, अगर इन राज्यों की बात करें जिनमें पॉजिटिविटी रेट देश की पॉजिटिविटी रेट से ज्यादा है, क्या खास तरीके की कोई रणनीति अब वहां पर बनाने की जरूरत है? खासकर अगर टीकाकरण अभियान की बात करें, पूरे ही देश में टीकाकरण अभियान सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन इन राज्यों में क्या रणनीति बदलने की जरूरत है? देखिए, रणनीति तो वही है, जो 5 सूत्री रणनीति है वही कारगर होता है। अंतर यह है कि कैसे आप लागू करते हैं। आप देखिए कि वीकेंड में 2 दिन का सख्त लॉकडाउन केरल में लग रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया भी जा सकता है कि अगर 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए तो संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्टिंग हो अच्छे से, ट्रेसिंग हो, साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी हो और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। अगर आपने वैक्सीन भी लगाया है, वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, बाजारों में या फिर पार्टी करने से बचना है। यही रणनीति सबसे कारगर होती है और इसी रणनीति के आधार पे हमने देखा है कि दूसरी लहर को भी कम किया गया है और बाकी दूसरे राज्यों में भी मामले कम हुए हैं। तो कोई अलग से एफर्ट नहीं करना है, अच्छे से कंटेनमेंट जोन का पालन करना है, सख्ती से जिस एरिया में, जिस क्लस्टर में ये मामले देखे जा रहे हैं उसमें कंटेनमेंट जोन बनाना है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना है। एक तो आप वैक्सीन लें, साथ ही साथ आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। यही रणनीति कारगर होगी और इसको किस तरीके से राज्य सरकार कर रही है, किस तरह से जिला प्रशासन कर रहा है, यही देखने वाली बात है और यही केंद्रीय टीम जाकर के ग्राउंड पे देखेगी। अगर जो जरूरी सुझाव होगा वो स्थानीय प्रशासन को भी देंगे, साथ ही साथ केंद्र को रिपोर्ट भी केंद्रीय जो टीम है वो देगी कि इस तरह के व्यवस्था वहाँ पे केरल में है। जी, तो केरल में कोविड के हालातों की समीक्षा के लिए केंद्रीय टीम दौरा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने की। और अब बात करते हैं ताजा खबर की। मॉनसून सत्र के 9वें दिन आज फिर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। सदन की कार्यवाही बाधित होने से पहले राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में किया जा रहा व्यवहार सदन की मर्यादा के खिलाफ है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। Some members are visiting in the house. दूसरा, some members are putting their hands on the shoulders of marshals. Thirdly, some people are taking play cards and going and standing in front of the minister. All these things, we are taking the house to a new low. I never expected my members to go to that level. Yeah, protesting, walking out,
vehemently opposing the government of this thing. All those things are part of it going on. And also sometimes even stalling also nowadays. But हाउस का मर्यादा, कोई पद्धति, परंपरा, पार्लियामेंट ये देखना पड़ेगा। और संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा जारी है। विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी लोकसभा की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले हंगामे के बीच कई अहम सवालों के जवाब प्रश्नकाल के दौरान दिए गए। 2 बिल भी हंगामे के दौरान ही पेश किए गए। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड महामारी पर चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन ये चर्चा आज नहीं हो सकी। लोकसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक 2021 को पेश किया। साथ ही लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में विपक्ष के लगातार हंगामे पर कहा है कि सरकार ने पहले भी विपक्ष से कहा है कि हम सदन चलाना चाहते हैं, संसद में विपक्ष अपने विचार रखे। सदन चलाना चाहते हैं और बीएसी भी हो गया है, कृपया चलाने दीजिए। और बिल है, ये धारणा जो है ना, बिल सरकार के, बिल देश के लिए है, उसमें आपका व्यू पॉइंट्स रखिए ना। क्यों बंद कर रहे हैं? किसी का नाम आया, कैसे आया? हमारा आज के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, उनका नाम भी है, प्रहलाद पटेल जी का है। ये सब हो सकता है क्या? ये नॉन इश्यू, दे आर मेकिंग इट एन इशू। संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से मॉनसून सत्र का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कल तक की बात करें तो इस सत्र में लोकसभा केवल 6 घंटे 35 मिनट ही चल पाई है। राज्यसभा केवल 10 घंटे 30 मिनट चल सकी है। इस सत्र में लोकसभा केवल 14% प्रोडक्टिव रही है, जबकि राज्यसभा केवल 22% ही प्रोडक्टिव रही है। इस सत्र में 28 जुलाई तक लोकसभा के 38 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए, जबकि राज्यसभा के 33.8 घंटे हंगामे में बर्बाद हुए हैं। इस दौरान दोनों सदनों को मिलाकर सरकारी खजाने के 53.85 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। याद रहे कि सदन की 1 घंटे की कार्यवाही पर लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो जनता का, देश का अनमोल समय इस तरीके से विपक्ष के हंगामे के कारण बर्बाद हो रहा है। और इस पर और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अभी हमने आंकड़े दिखाए कि किस तरीके से संसद का और देश का बहुमूल्य वक्त जो है वो विपक्ष द्वारा खराब किया जा रहा है। चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी है। जी, हमने देखा लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिस तरह से विपक्षी दल के कई सांसद हंगामा कर रहे हैं और जिस तरह से लोकसभा में देखा गया कि पेपर उछाला गया और जिसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने कल नाराजगी भी जताई थी और एक तरह से चेतावनी भी दी थी कि अगर इसकी पुनरावृत्ति हुई तो कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्यसभा में भी इस तरह हम देख रहे हैं कि बेल में आकर राज्यसभा में तमाम विपक्षी दलों के सांसद हंगामा कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति ने इस बात को लेकर चेताया भी और चिंता भी व्यक्त की। तो निश्चित तौर पर जब सरकार तैयार है संसद के दोनों सदनों में जो भी मुद्दा विपक्ष जिस पर चर्चा चाहता है, नियमों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद सरकार ये बार बार कह रही है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। तो ऐसे में दोनों सदनों में कार्रवाई को बाधित करना कहां तक उचित है, और ये सवाल लगातार सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाए, अगर उसमें हम आज तक की भी कार्रवाई अगर जोड़ लें तो महज 7 घंटे के आसपास कामकाज ही देखें तो लोकसभा में हो पाया है, जबकि राज्यसभा में भी कामकाज 11 घंटे के आसपास ही रहा है। और प्रोडक्टिविटी के लिहाज से आपने दिखाया ही कि केवल 14% और 22% काम ही लोकसभा में राज्यसभा में हो पाया है। जबकि आप देखें कोविड की चुनौतियों के बावजूद जो पिछला सत्र हुआ था या उससे पहले जो सत्र हुआ था,
किस तरह से 100% कामकाज अगर दोनों सदनों के औसत को मिलाकर देखें तो हुआ था तमाम सांसदों और तमाम राजनीतिक दलों के सहयोग से। लेकिन इस सदन में किस तरह से कामकाज के घंटे बर्बाद हो रहे हैं, ये आंकड़े अपने आप में ये गवाही दे रहे हैं। और अगर आप जनता के पैसों की बर्बादी की बात करें तो 54 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अभी तक मानसून सत्र में दोनों सदनों में जो घंटे बर्बाद हुए हैं हंगामे के चलते विपक्षी दलों के, तो वो पैसा एक तरह से बर्बाद हुआ है। चूँकि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब सत्र बुलाया जाता है तो दरअसल सरकार की तरफ से विधायी एजेंडा होता है और तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहमति बनती है, जिसमें नियम 193 के तहत लोकसभा में या फिर नियम 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा होती है। हमने देखा कि राज्यसभा में तकरीबन 6 घंटे चर्चा हुई थी कोविड को लेकर जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी उसके बाद। लेकिन उसके बाद से ही जिस तरह से हंगामा हुआ, लोकसभा में आज ये चर्चा प्रस्तावित थी, चूंकि सदन नहीं चल पाया लिहाजा चर्चा नहीं हो पाई। और दूसरी बात यह है कि जो बिल हंगामे के बीच पारित भी हो रहे हैं लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, वो एक तरह से बिना बहस के पारित हो रहे हैं, जो कि एक देखें मजबूरी में एक तरह से, चूंकि जब हंगामा हो रहा है तो ऐसे में सरकार के पास, सत्ता पक्ष के पास विकल्प नहीं बचता है। जबकि होना यह चाहिए था कि विपक्षी दलों को सहयोग करना चाहिए था जिससे चर्चा के बाद ये बिल पारित होते। तो हंगामे के चलते एक तरफ समय बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, वहीं विधायी कामकाज को लेकर उतनी प्रगति नहीं हो पा रही जितनी सरकार के एजेंडे में है। तो निश्चित तौर पर ये विपक्षी दलों की रणनीति पर सवाल उठाता है कि आखिर वो चाहते क्या है, आखिर वो क्यों सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने भी शैलेंद्र आज कहा कि जो बिल हैं वो सरकार के लिए नहीं है, देश की जनता के लिए है, उन पर विमर्श होना चाहिए। और बड़ी दुख की बात है कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा जो चली आ रही है सदन में उसे विपक्ष तोड़ रहा है, साथ ही एक नई गर्त की ओर भी बढ़ रहा है, उसका व्यवहार मर्यादित है। जैसा कि आज सभापति ने कहा कि मार्शल्स के कंधे पर हाथ रखना या प्लकार्ड दिखाना, ये किस तरीके का व्यवहार है विपक्ष का? ये देखिए, हम जानते हैं कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी मानसून सत्र के शुरुआत से पहले, तब सरकार की तरफ से विधायी एजेंडा सामने रखा गया था और एक सहमति से ये बात हुई थी कि मानसून सत्र के दौरान सदन को चलाने में सहयोग मिलेगा और अहम मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार रहेगी और विपक्ष अगर चाहेगा तो उन पर चर्चा होगी। मानसून सत्र के शुरुआत वाले दिन मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा था कि सरकार को सवालों के जवाब का मौका मिलना चाहिए। और कई बार ये देखने को मिला है कि विपक्ष हंगामा करता है, सवाल पूछता है, लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है तब विपक्षी दल जवाब रखने नहीं देते, जवाब पूरा नहीं होने देते। और हमने देखा भी इस बार जिस तरह से राज्यसभा में जब आईटी मंत्री बयान पढ़ रहे थे और एक जो दृश्य देखने को मिला संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के लिए वो अनुकूल नहीं था, एक कार्रवाई भी की गई। और निश्चित तौर पर लोकसभा में हमने देखा कि जिस तरह से पेपर उछाले गए, लोकसभा अध्यक्ष ने कड़ी चेतावनी भी दी और ये कहा कि दोबारा अगर इस तरह की घटना होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के जो दृश्य हैं लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, निश्चित तौर पर संसदीय परंपरा, संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं है। विपक्षी दलों को यह सोचना होगा कि मुद्दे उठाना उनका हक है, लेकिन उसके तरीके क्या हो सकते हैं। ऐसे में जब महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई पर हम जानते हैं, आपने दिखाया भी कि 2.5 लाख रुपए प्रति घंटे करीब खर्च होते हैं। तो ऐसे में अभी तक अगर देखें जो कल तक का आंकड़ा है और अगर आज भी उसमें जोड़ लें तो 54 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते बर्बाद हुआ है। और घंटे के लिहाज से निश्चित तौर पर 40 घंटे से ज़्यादा लोकसभा में और करीब 40 घंटे राज्यसभा में अगर आज तक जोड़ दें तो ये बर्बाद हुए हैं। और उत्पादकता के लिहाज से भी देखें तो अभी तक बहुत कम उत्पादक रहा है ये मौजूदा जो है सत्र, मानसून सत्र। जबकि हमने देखा है कि इससे पहले के जो सत्र हुए हैं उसमें किस तरह से देर शाम तक लोकसभा बैठी है, तमाम विधायी कामकाज हुए हैं। और इसमें एक और बात है, न केवल विधायी कामकाज बल्कि सांसदों की एक जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र के वो मुद्दे उठा सकें नियम 377 के तहत, शून्यकाल के तहत। तो ऐसे में सांसदों को भी उतना मौका नहीं मिल पा रहा। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से हमने देखा कल और उससे पहले ये कोशिश हुई कि सांसद अपने मुद्दे उठा सकें, लेकिन जब सदन में गतिरोध होगा, हंगामा होगा, तो सांसदों का भी जो अधिकार है वो भी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, चूंकि तमाम अहम मुद्दों पर उन्हें संसद का ध्यान आकर्षित करना होता है। लेकिन जब सदन में व्यवधान होगा, सदन में गतिरोध होगा, तो सांसदों को भी वो मौका नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा और विपक्षी दलों को अपने रणनीति पर ये सोचना होगा कि क्यों आखिर वो संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र। सदन की कार्रवाई बाधित हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझेगा। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण हो रहे भूस्खलन और दीवार गिरने की घटनाओं से काफी नुकसान हुआ है। राज्य के सिरमौर जिले में भारी भूस्खलन हुआ है। पांवटा साहिब से रोहड़ू जाने वाला नेशनल हाईवे 707 बड़वास के पास लगभग 50 से 100 मीटर तक पूरी सड़क धंसने से बाधित हो गया है। पांवटा सतौन से कमरऊ कफोटा शिलाई की तरफ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग किलोड खेरवा मशुचयोग जाखना होते हुए कफोटा पहुंच सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि सड़क को बहाल करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। अगर बारिश हो जाती है तो और भी वक्त लग सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ही मंडी जिले में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। कल देर रात तेज बारिश के कारण मंडी के रामनगर में पार्किंग शेड की टीन की छत पर डंगा गिर गया। पार्किंग में खड़ी 12 कारों पर छत गिरने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं बरसात से 7 मील के पास भूस्खलन से मंडी कुल्लू NH शुक्रवार सुबह 6 से 7:30 बजे तक 1.5 घंटे के लिए बंद रहा। वाहनों को वाया कटौला बजोरा मार्ग से भेजा गया। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट और 4 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। आज हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सोलन के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। और हिमाचल में बारिश के क्या हालात हैं, ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल जुड़ रही हैं। नंदिनी, हिमाचल में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन रही है, साथ ही भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। किस तरीके से वहां पर राहत, बचाव और तैयारियों का दौर चल रहा है? पहले रजनी हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की, जहां पर 200 से अधिक जो लोग फंसे हुए हैं, उनमें काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक भी हैं। आज कोशिश की जा रही थी कि उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकाला जाए, लेकिन फिलहाल वहां पर मौसम एक बार फिर खराब हो गया है। रुक रुक कर तेज़ वर्षा हो रही है, इसलिए हेलीकॉप्टर की उड़ान संभव नहीं हो पाई है। जो प्रशासन है कोशिश कर रहा है कि जो पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं वहां पर जो फायर ब्रिगेड है उसकी सहायता से कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, कुछ सीढ़ियां लगाकर लोगों को निकाला जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। लोग जो हैं सुरक्षित स्थान पर रखे गए हैं, खाने पीने की उनकी व्यवस्था की गई है और ऐसा उन्हें कहा गया है कि वो पैनिक भय मत माने और जहां पर हैं वहां बने रहें। आज जो हमने वीडियो शेयर किया वो आपका सिरमौर का दूर दराज का हमारा इलाका है, पांवटा साहिब का वो क्षेत्र है, वहाँ पर पूरी पहाड़ी नीचे आ गई, जिससे नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। इस घटना में कोई भी व्यक्ति जो है हताहत नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि सड़क रुक गई है, सैकड़ों की संख्या में वाहन दोनों तरफ सड़क के फंसे हुए हैं। शिमला की बात की जाए तो बादल छाए हुए हैं, सुबह से बीच में वर्षा हो रही है, लेकिन फिलहाल धूप निकल आई है, हल्की धूप है लेकिन बादल छाए हुए हैं। किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर में जो पुल बह गया था उसे पुनः तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वहाँ लोग जान जोखिम में डालकर, क्योंकि एक पूरे गांव का रास्ता बंद हो गया है, तो जान जोखिम में डालकर उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को रोका जाए। ये फिलहाल स्थिति है। जो शिमला का ऊपरी इलाका है वहाँ पर कई वैकल्पिक मार्ग बंद है, लेकिन नेशनल हाईवे चल रहा है। मनाली, चंडीगढ़ मनाली हाईवे की बात करें तो वहाँ पर भी मंडी से आगे, क्योंकि 4 लेनिंग का काम चल रहा है, वहाँ पर भी बार बार पहाड़ी खिसक रही है, चट्टानें गिर रही हैं और ये मार्ग भी, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बार बार बंद हो रहा है। जी नंदिनी, हम जैसा कि देख रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें स्थिति काफ़ी गंभीर है और भूस्खलन की घटनाओं से काफ़ी नुकसान हुआ है। किस तरीके से उनसे निपटा जा रहा है और खासकर क्या पर्यटकों के लिए किसी तरह की गाइडलाइन, निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लोगों का जाना रुक नहीं रहा है पहाड़ों पर?
बिल्कुल, पर्यटकों को कहा गया है कि वे हिमाचल प्रदेश ज़रूर आएं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में ना जाएं। हमने ये देखा है कि जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर तेज़ वर्षा हो रही है, और ख़ास करके हम लाहौल स्पीति की बात करें, कुल्लू मनाली के मणिकरण की बात करें, या फिर हम किन्नौर ज़िले की बात करें, शिमला के ऊपरी क्षेत्र नारकंडा की तरफ की बात करें, ये सारी पहाड़ियाँ अचानक जो है शिथिल हो उठी हैं और यहाँ से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। लेकिन जो जैसे कसौली है, हमारा शिमला है, धर्मशाला है, यहाँ पर अभी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, चंबा बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। उन्हें यही कहा गया है कि जब आपकी विजिबिलिटी ना हो तब सड़क पे ना चलें, क्योंकि बादल आमतौर पर बरसात के मौसम में सड़क पर आ जाता है, ऐसे में पार दिखाई नहीं देता है। तो जो है विजिबिलिटी अगर लो हो तो वो यात्रा ना करें, और जब तेज़ वर्षा हो तो यात्रा ना करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी मित्तल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पर्यटकों को समझाइश दी गई है, उन्हें चेतावनी दी गई है कि वो ऐसे ख़राब मौसम में हो सके तो अपनी यात्रा को टाल दें। और आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित गांव में अब तक 213 लोगों की मौत हुई है और 8 लोगों के लापता होने की खबर है। पिछले एक दिन में किसी के भी मरने की हालांकि खबर नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कोल्हापुर जाकर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी कोल्हापुर जाकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और वहां पर स्थिति का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत पूरे राज्य में कई जगहों पर आज बारिश हो रही है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, बीरभूम, पूर्व बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया और मालदा जिलों में बरसात हो रही है। बारिश के कारण कई शहरों में जल जमाव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न निम्न दबाव के प्रभाव से हो रही मूसलाधार बरसात से कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिले पानी पानी हो गए हैं। अत्यधिक बारिश के कारण गंगा में खतरे के ऊपर से पानी बह रहा है। कई जिलों में नदी बांध टूटने की भी सूचना है। इससे कई गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने सतर्कता जारी की है। भारी बारिश के कारण पूर्व और दक्षिण पूर्व की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। वहीं दक्षिण बंगाल के अलावा कल पहाड़ियों में भी भारी बारिश हुई। इस कारण कल रात से ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा पर कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 का एक बड़ा हिस्सा अवरुद्ध हो गया। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में कल रात भारी बारिश हुई है। दार्जिलिंग में 108 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नतीजतन राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के अलावा दार्जिलिंग और कालिम्पोंग से सटे कई सड़कें यातायात के कारण बंद हो गई हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़ने के कारण यमुना नदी में जलस्तर बढ़ गया है। इस कारण दिल्ली और इसके आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से 2 दिन से पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर आ रहा है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। आज सुबह दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.17 मीटर पर था, जो अब खतरे के निशान को पार कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के भाषण के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। mygov.in पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोगों से सुझाव देने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, लाल किले की प्राचीर से आपके विचार गूंज उठेंगे। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए आपके इनपुट क्या हैं? उन्हें माईगॉव इंडिया पर साझा करें। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद दिल्ली की अपनी पहली यात्रा पर बासवराज बोम्मई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बोम्मई ने दिल्ली के अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा वे कई अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ उनकी बैठक के दौरान प्रस्तावित कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना है।
और धनबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद की संदिग्ध सड़क हादसे में मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा की स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। गुरुवार को एससीबीए प्रेसिडेंट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए ये कहते हुए इनकार किया था कि हाईकोर्ट पहले ही जांच के आदेश दे चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने आतंकी घटनाओं में मारे गए निर्वाचित सभासदों के परिजनों की आर्थिक मदद की घोषणा की है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसी घटनाओं में जान गंवाने वालों के सबसे करीबी परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और महाराष्ट्र के पुणे शहर में वनाज से आइडियल कॉलोनी तक मेट्रो का पहला ट्रायल किया गया। वनाज और गरवारे कॉलेज के बीच मेट्रो ट्रैक बनकर तैयार है और स्टेशन पर काम चल रहा है। पिंपरी चिंचवड़ और कसारवाड़ी के बीच मेट्रो ट्रैक तैयार है। सिविल कोर्ट और स्वारगेट के बीच ट्रैक का भूमिगत खंड प्रगति पर है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने साल के अंत में होने वाले निकाय चुनावों से पहले 2 प्राथमिकता वाले खंडों पीसीएमसी से कसारवाड़ी और वनाज से गरवारे कॉलेज पर वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की योजना बनाई है। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ओए, ये कोरोना कब जाएगा? क्या पता, डिग्री मिलेगी क्या पता, नौकरी मिलेगी क्या पता। बड़े बड़े शहरों में करनी थी पढ़ाई, सपने सारे हो गए हैं लापता। ओ मेरे टॉपर्स, बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपग्रेड लाया है बैचलर्स डिग्रीज इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ। upgrad.com। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। क्या हलचल है अर्थ और व्यापार की दुनिया में, बता रहे हैं अजय मिश्र। धन्यवाद रजनी। और व्यापार प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 38 अंक यानी 0.07% ऊपर 52,691 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक 0.07% की बढ़त के साथ 15,789 के स्तर पर खुला। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स 164 अंक यानी 0.30% के नुकसान में था। इस वक्त देखें बाजारों में तेजी है। 51 अंकों पर सेंसेक्स और निफ्टी 37 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक पर थोड़ा सा दबाव है। बैंक निफ्टी में करीब 109 अंकों की गिरावट दिखाई दे रही है। मेटल्स भी दबाव है, लेकिन बाकी जो सारे इंडेक्स हैं वो इस वक्त खरीदारी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सोने की बात करें, जून तिमाही में देश में सोने की डिमांड में काफी तेजी देखी गई। पूरी दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला देश भारत, यहां पर सोने की जो मांग है वो जून तिमाही में 19% बढ़ी। बीते तिमाही की तुलना में मांग में ये 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में 120 टन की खरीदारी की गई। एक थोड़ा सा आंकड़ा और आपके सामने, बीते साल इसी तिमाही में लॉकडाउन जब लगा था तो केवल 10 टन की खरीदारी हुई थी। 10 टन से अब 120 टन। पूरी दुनिया में देखें तो सोने की डिमांड में कमी आ रही है। 1% कमी आई, लेकिन भारत में ये डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सोने के दाम आज की बात करें, प्रति 10 ग्राम 48,357 रुपए के स्तर पर रही। चांदी की बात करें तो 68,000 रुपए प्रति किलो के पार नजर आ रही है।
उधर रुपया डॉलर के मुकाबले आज 2 पैसे मजबूत हुआ, 74.27 के स्तर पर खुला। काफी फ्लैट ट्रेड कर रहा है फॉरेक्स मार्केट में। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 6 जो बड़ी करेंसियां हैं उसके मुकाबले जो ग्रीन बक है वो 0.11% मजबूत है। क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल के दाम आज थोड़े से गिरे हैं, लेकिन अगर सप्ताह की बात करें तो क्रूड में तेजी आई है और क्रूड के जो भाव है वो $75 के आसपास बने हुए हैं। तो पूरा का पूरा जो सप्ताह रहा, चाहे WTI क्रूड की बात करें या ब्रेंट क्रूड की बात करें, पूरे सप्ताह के दौरान 1% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये जो सारे के सारे मार्केट्स हैं इंटरलिंक्ड और एक दूसरे पर इसका असर, लेकिन ब्रेंट क्रूड के भाव बढ़ना देश के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। $75 के पार अब भी कीमतें बनी हुई हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल आज कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। व्यापार प्राइम में आज सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत शुक्रिया अजय आपका। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति स्थापना और स्थायी शांति पर हो रही चर्चा के दौरान कहा कि भारत संस्थागत क्षमता और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए संस्था निर्माण यानी विशेष रूप से शासन संरचनाओं की आवश्यकता के प्रति सचेत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत ने अफ्रीका और एशिया में शांति निर्माण में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। India is conscious of the need to prioritize institution building, in particular governance structures, to strengthen institutional capacity and the rule of law, taking into account the views of the host government. Consequently, these need to be the building blocks on which peace building should rest. India, through its extensive development partnerships with developing countries, particularly in Africa and Asia, has always played a constructive and significant role in the context of peace building. ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी शहर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए सेना की तैनाती भी की गई है। याद रहे कि यहां कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 28 अगस्त तक के लिए लागू कड़ी तालाबंदी के दौरान लोगों को केवल अति महत्वपूर्ण कामों के लिए ही निकलने की अनुमति दी गई है। वहीं बांग्लादेश में गुरुवार को कोरोना के लगातार दूसरे दिन दैनिक आधार पर सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बांग्लादेश में गुरुवार को कुल 15,271 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल संक्रमित लोगों की संख्या 12,26,000 से ज्यादा हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। वहीं कोरोना से गुरुवार को 239 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 20,255 हो गई। इस बीच सरकार ने टीकाकरण की उम्र 30 साल से घटाकर 25 साल कर दी है। इससे पहले 19 जुलाई को न्यूनतम आयु 35 से घटाकर 30 की गई थी। सरकार ने घोषणा की है कि ज्यादा टीके उपलब्ध होने के बाद जल्द ही 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे। बांग्लादेश में लॉकडाउन का 8वां दिन है। पुलिस ने गुरुवार को ढाका में कोविड प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर 500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। ढाका में अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 3,624 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के पहले 4 दिनों के दौरान बेहद सख्ती से लागू किए जाने के बाद मंगलवार से सड़कों पर वाहनों और लोगों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। वहीं पूरे रूस में कोरोना वायरस महामारी का कहर है। देश में प्रतिदिन सामने आ रही कोरोना से मारे जाने वाले लोगों की संख्या गुरुवार को सबसे ज्यादा देखी गई। 14 करोड़ 60 लाख से ज्यादा आबादी वाले रूस में कोरोना से 62,82,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं रूस में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,56,000 के ऊपर है। और तुर्की के जंगलों में लगी आग के चलते दक्षिणी शहर बोड्रम में आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को जंगलों में लगी आग में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इलाके के होटल्स और गांवों को खाली करा लिया गया है और दक्षिणी तट से लगे कई कस्बों में दमकल कर्मियों और नागरिकों ने खेतों, पेड़ों और घरों में लगी आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किए हैं। तुर्की के कृषि मंत्री ने कहा है कि आग पर काबू पाने में और समय लग सकता है।
वहीं पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने एक समारोह के दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी में दूसरी बार शपथ ग्रहण की। विदेशी प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्राध्यक्षों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, जिसमें चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा और बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस एस शामिल थे। समारोह के दौरान कैस्टिलो ने अपनी मार्क्सवादी पार्टी के सदस्य गुइडो बेलिडो को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। और जर्मनी में पिछले 60 सालों में आई सबसे विनाशकारी बाढ़ से निपटने में सीरिया के सैकड़ों वॉलंटियर्स मदद कर रहे हैं। जर्मनी में इस महीने की शुरुआत में आई बाढ़ से कम 180 लोगों की जान चली गई। गौरतलब है कि जर्मनी ने 2015 में 10 लाख से अधिक प्रवासियों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी थी। सीरिया के वॉलंटियर्स ने घरों की साफ सफाई और बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण करने में काफी सहायता की है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। तो खेल की दुनिया से हमें जोड़ रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है भारत के लिए वो है लवलीना की कामयाबी। विश्व चैंपियनशिप में 2 बार पदक जीत चुकी 24 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में 69 किलो भार वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही लवलीना ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में एक और पदक पक्का कर दिया है। लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियेन चिनचेन को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तनतनाते मुक्कों और विरोधी पर आक्रामक रुख अपनाने के जोशीले तेवर का नाम लवलीना बोरगोहेन ने शुक्रवार को देश को गर्व से भर दिया। मौका 69 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले का था, जहां इस मुक्केबाज का सामना चीनी ताइपे की नियेन चिनचेन से हुआ। इस मुकाबले में शुरुआत से ही लवलीना का दमखम दिखा और इस मुक्केबाज ने पहले, दूसरे और तीसरे तीनों राउंड में चीनी ताइपे मुक्केबाज पर भारी पड़ते हुए मुकाबले को 4-1 से अपना बना लिया। इस जीत के साथ ही लवलीना ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया और सेमीफाइनल में जाते ही उन्होंने देश के लिए दूसरा पदक पक्का कर दिया। कोविड के वजह से कंपटीशन बहुत कम ही हो रहे थे और मुझे कोविड हुआ, इसलिए मतलब एक कंपटीशन तो मैंने मिस ही कर दिया। एक इटली का टूर था और एक कंपटीशन मैंने मिस किया। तो मैंने मतलब रिंग का जो कंपटीशन का फीलिंग है वो बहुत कम मिल रहे थे मुझे, इसलिए मुझे स्पायरिंग की जरूरत थी। कोविड के वजह से बहुत मतलब स्पायरिंग भी बहुत कम होते थे। सबके हेल्प के वजह से ही अच्छा कर पाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लवलीना की इस जीत पर उन्हें बधाई दी। भारतीय शुभकामनाएं भेजते हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत कर आए और देश को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और बाकी भी जितने इवेंट्स हमारे बचते हैं उसमें हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। आई एम सुपर एक्साइटेड दैट आवर second medal in the Tokyo Olympics is confirmed, and I must congratulate Lawlina for lovely boxing. Lawlina is a very, very hard-working, dedicated and devoted boxer. Very young, prominent boxer. She's from Assam and she has made India proud. I'm extremely happy that the way she has delivered her quarter-final match. I'm very confident for semi-final and looking forward for gold, but she has confirmed a medal for India. That is something which every Indian is proud of, and we are in a complete celebration mode. वहीं जीत की खबर से लवलीना के घर में भी जश्न का माहौल दिखा और उनके पिता ने कहा कि खेल के प्रति उनके जुनून ने जीत का रंग दिया। टिकेन बोरगोहेन ने डीडी न्यूज से खास बात करते हुए कहा कि लवलीना की इस सफलता में भारत सरकार का बड़ा योगदान रहा। खेल मंत्रालय और साई की तरफ से मिली फैसिलिटी के चलते ही वो इस मुकाम को हासिल कर पाई। भारत सरकार की तरफ से तो ये सब मिला है। फेडरेशन में जो जितना ट्रेनिंग हुआ है, वो जितना वो बाहर में किया है, इंटरनेशनल जो गेम खेला है, सब तो हम लोग घर से नहीं देते, वो सरकार देते थे और फेडरेशन देते थे।
और इस उम्मीद से मैं बोल रहा हूँ, जो जितने हैं उनके पीछे सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। लवलीना के करियर ग्राफ पर नजर डालें तो इस मुक्केबाज ने 2018 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, फिर 2019 की विश्व चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। लवलीना ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक को अपना बनाया। निश्चित रूप से विश्व खेल पटल पर देश की बेटियां देश को फख्र करने का हर वो पल दे रही हैं, जिसकी ओलंपिक जैसे मंच पर अहमियत कहीं ज्यादा होती है। और अब पूरे देश की दुआ लवलीना के साथ है, जहां स्वर्ण पदक की आस खास है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने युवा मुक्केबाज लवलीना की इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्हें उम्मीद है कि लवलीना स्वर्ण पदक जीतेंगी। बहुत ही खुशी की बात है और एक वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एक लवलीना के लिए जो एक यंगस्टर हैं, उनके गांव के लिए, उनके प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। और हमारी यंग और प्रॉमिसिंग बॉक्सर लवलीना, ब्रॉन्ज मेडल तो उनको मिलेगा ही, लेकिन हमारी पूरी आशा है कि वो इस तरह से लड़ेंगी कि भारत के लिए एक बॉक्सिंग में गोल्ड लेकर आए। और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार। जी गौरव, जिस तरह से लवलीना खुद भी कह रही हैं कि एक पदक पक्का किया है, लेकिन उनकी जो नजर है वो स्वर्ण पदक पर है और सभी खेल प्रेमियों की यही उम्मीद है कि लवलीना जिस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, जिस तरह का कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है, भारत को स्वर्ण पदक जरूर दिलाएं। बिल्कुल सुचिता, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत साफ तरीके से इस बात को रखा है कि अभी उनका जो टारगेट है वो अभी उनका जो टारगेट दिख रहा है, जो वो आगे का टारगेट दिख रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जो नज़र है वो सीधे सीधे गोल्ड मेडल पर है। लेकिन इस बात को वो खुलकर अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। लेकिन अगर अब आज के मैच या फिर आगे की रणनीति, उस पर उन्होंने कहीं पर भी जवाब देने से वो बचती रही। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी की अपनी एक रणनीति होती है, हर खिलाड़ी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है कि मैच से पहले, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करना चाहती हैं। और वो और अगर इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में वो बेहद खुले रूप से उतनी, खुले दिमाग के साथ उतरी और कोई भी प्रेशर जो था वो उनके ऊपर हावी होता हुआ नहीं दिखाई दिया। जिस तरह से आपने देखा कि पहले राउंड में वो बेहद आक्रामक रही, दूसरे राउंड में उनका जो आक्रामक तेवर था और तीखा हुआ और उसका नतीजा रहा कि जो भी पांचों जज थे उन्होंने उनके फेवर में ही सारे पॉइंट्स दिए। लेकिन तीसरा राउंड जो आया उसमें उन्होंने केवल अटैक ही नहीं किया बल्कि डिफेंस को भी बखूबी अंजाम दिया अपने। जिस तरह से तीसरे राउंड में चीनी ताइपे की जो मुक्केबाज थी वो कहीं ना कहीं अटैक कर रही थी, लेकिन ऐसे में लवलीना ने अटैक भी किए और डिफेंस को भी अपने मजबूती से बनाए रखा। तो ये दिखाता है कि वो कितनी ज़्यादा जो थी वो मेंटली रूप से अपने आप को तैयार उन्होंने इस मुकाबले के लिए कर रखा था। फिजिकली तौर पर तो आप रहते ही रहते हैं, लेकिन मेंटली तौर पर जो मजबूती होती है वो सबसे अहम होती है। तो इस मोर्चे पर भी उन्होंने बाजी मारी। सुचित्रा जी बिल्कुल गौरव, इसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ 4 बार हार चुकी थी पहले, लेकिन जिस अंदाज में आज खेली लवलीना, और खुद उन्होंने भी कहा कि पहले शुरुआत में उन्हें बॉक्सिंग रिंग में उतरते हुए डर लगता था, उस डर पर काबू पाया और जिस प्रतिद्वंदी के खिलाफ आप 4 बार हार चुके हैं उन्हें ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पर हराना एक चैंपियन की यही पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल इसी चीज़ को उन्होंने रीड आउट किया, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और उसके बाद स्ट्रैंडजा मेमोरियल कप उसमें भी हार मिली थी और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप थी, वहाँ पे भी लवलीना को इसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ हार मिली थी। तो कहीं ना कहीं जब आपको हार मिलती है तो वो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ आपको सीखने को भी मिलती है कि आपसे कहाँ गलती होती गई। तो सबसे ज़्यादा जो इस बॉक्सर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत तेज़ी से लर्न करती हैं, अपनी हर गलती को बहुत जल्दी वो समझती हैं और उनको ये भी समझ में आता है कि कहाँ पर उनसे कौन सा मूव जो है वो गलत हुआ या फिर किस टाइमिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग। तो किस टाइमिंग पे वो उनको अटैक करना चाहिए, कौन से टाइम पे उनको अपने डिफेंस को भी बनाकर रखना चाहिए, इस पे उन्होंने खासा वर्कआउट किया। और तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से कोविड उनको हुआ, उसके बाद कोविड से वो बाहर निकली, और उसके बाद आप कोविड से निकलने के बाद तुरंत आप प्रैक्टिस में भी नहीं शामिल हो सकते। तो इसके लिए उनको इटली में जो उनका जो ट्रेनिंग सेशन था वहाँ पर भी उनको मिस आउट होना पड़ा और तो काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स भी उनके हाथ से निकले। लेकिन इस सब के बीच में तारीफ
तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपने आप को प्रैक्टिस से बनाए रखा। सबसे जरूरी बात होती है कि आप अपने आप को प्रैक्टिस से किस तरह से बनाए रखते हैं और अपनी जो अपने कहना चाहिए जो अपने कोचेस होते हैं उनके संपर्क में किस तरह से रहते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस से पूरी तरह से हटे ना, क्योंकि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स अगर नहीं खेल रहे हैं तो आप अगर प्रैक्टिस से भी हट जाते हैं तो ये दोहरा जो दबाव होता है वो आप पे हावी होता है इस तरह की प्रतियोगिता में। लेकिन इस सब चीजों पे उन्होंने बखूबी काम किया और ये दिखाता है क्योंकि आप जब आपने लवलीना जो है वो बहुत समय से इस खेल से जुड़ी हुई हैं, केवल छोटी सी उम्र है, 13 साल की बहुत छोटी सी उम्र होती है, उस समय से उन्होंने अपने आप को बॉक्सिंग के खेल के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। और जब आप इतनी छोटी उम्र से किसी खेल के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो एक आपका जो एक लक्ष्य रहता है, क्योंकि उनके घर वालों से भी जब बात की गई थी तो उनके पिता ने इस बात को साफ रखा था कि उसका जो सपना है वो सिर्फ ये है कि ओलंपिक में मेडल जीतना, जिसको उन्होंने आज सच साबित कर दिया है। जी बिल्कुल गौरव, यही उम्मीद करते हैं कि लवलीना अपना यही जीत का जज्बा बनाए रखे। एक पदक तो पक्का किया है लेकिन टोक्यो से वो स्वर्ण पदक जीतकर ही वापस लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज आयरलैंड के खिलाफ अपने करो या मरो के मुकाबले में शानदार जीत हासिल की। भारत ने आयरलैंड की टीम को 1-0 से हरा दिया। इस जीत ने भारतीय टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद को बरकरार रखा है। भारतीय टीम को अपना अगला मुकाबला अब दक्षिण अफ्रीका से खेलना है। अगर भारत दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है तो टीम के 6 अंक हो जाएंगे। इससे पहले भारतीय टीम को अपने पहले 3 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा था। भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी का सफर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में आकर थम गया। उन्हें कोरिया की आन सान ने हराने में कामयाबी पाई। आन सान इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक में 2 स्वर्ण अपने नाम कर चुकी हैं। इसी के साथ दीपिका का इन ओलंपिक खेलों में सफर समाप्त हो गया। इससे पहले दीपिका ने प्री क्वार्टर फाइनल में रशियन ओलंपिक कमेटी की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। तो खेल की खबरों में इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी में 14 कलाकृतियों को सौंपेगी, जिनमें से कई भारत से चुराई गई थी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के ठोस प्रयासों के लिए धन्यवाद देती हूं, जिसके कारण 14 चुराई गई भारतीय विरासत वस्तुओं को वापस लाया जा रहा है। दरअसल नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कला के बड़े प्रत्यावर्तन में भारत सरकार को 14 अन्य कलाकृतियां वापस करने का फैसला किया है। इस कड़ी में करीब $3 मिलियन मूल्य की कलाकृतियों में 6 मूर्तियां, 6 तस्वीरें, एक चित्रित स्क्रॉल और एक जुलूस मानक शामिल है। तो इस संग्रह में बड़े पैमाने पर जो चोरी की गई मूर्तियां और कलाकृतियां थी वो भारत को वापस मिलेगी, यानी भारतीय धरोहर वापस भारत के पास आएगा। तो आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। भारतीय संगीत जगत की ऐसी जानी मानी गायिका जो अपनी अलग आवाज और अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। जैसे मैं गाती हूँ वैसे दिखती नहीं हूँ और जैसे दिखती हूँ वैसे गाती नहीं। Music is not my business. Communication is. Also, the song is always bigger than the singer, and a song is a song is a song. I think it's one of the biggest USP, that is being able to carry my Indianness everywhere all the time. चाहे जितने भी channels क्यों न हो दुनिया में, दूरदर्शन जैसे कुछ है ही नहीं।
नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। We are India. कोरोना से बचाव के उपाय।